लाइफ विदाउट राइट्स। सो लास्ट वीडियो से हमने हमारा जो चैप्टर 5 है सिविक्स का वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने जाना था कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है डेमोक्रेटिक राइट्स, तो इस पूरे चैप्टर में हम राइट्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि किसी भी डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को नॉर्मली दिए जाते हैं। और इन राइट्स के बिना कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो अधूरी है। हमने पिछले 2 चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने कितने ज्यादा जरूरी हैं। उसके साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका प्रॉपरली वर्क करना जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी सही से काम करे। बट इन दोनों चीजों के साथ साथ एक और तीसरी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि है डेमोक्रेटिक राइट्स। बिना डेमोक्रेटिक राइट्स के कोई भी डेमोक्रेसी असली डेमोक्रेसी या ट्रू डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी। सो इस सेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं कि अगर ये डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी कैसी रहेगी। और इस सेक्शन में हम अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे, केसेस को डिस्कस करेंगे कि बिना डेमोक्रेटिक राइट्स के लोगों की जिंदगी कैसी रही है। कुछ ऐसे केसेस जहां पे लोगों को ये राइट्स नहीं दिए गए हैं तो लोगों को क्या क्या चीजें सफर करनी पड़ी हैं। तो इन दिस बुक वी हैव मेंशन्ड राइट्स अगेन एंड अगेन। तो इस पूरी बुक में हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें हमने काफी बार राइट्स का एक तरीके से जिक्र किया है। इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड राइट्स इन ईच ऑफ द 4 प्रीसीडिंग चैप्टर्स। तो अगर आपको ध्यान से याद हो या फिर अगर आपने ध्यान से चैप्टर रीड किया हो तो आपको याद होगा कि हमने पिछले 4 चैप्टर में कहीं ना कहीं राइट्स का इस्तेमाल किया है। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिकॉलिंग द राइट्स डायमेंशन इन ईच चैप्टर। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी हुई हैं और इन्हें हमें फिल करना है वो सारी चीजें याद करके जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं। तो चैप्टर 1 में क्या है, अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड्स। सो इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम चलते हैं हमारे चैप्टर 1 के पेज नंबर 8 पे। तो जिसमें जो समरी डेफिनेशन वाला सेक्शन है उसमें एक तरीके से पूरी डेफिनेशन को डेमोक्रेसी की समराइज किया हुआ है। तो उसमें 4 पॉइंट्स थे मेन। तो पहला था रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, कि जितने भी जो रूलर्स हैं जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है उनके द्वारा ही जितने भी बड़े डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। फिर दूसरा था कि इलेक्शंस जो हैं वो लोगों को एक्चुअल चॉइस ऑफर करते हैं और जो इलेक्शंस हैं वो फेयर अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को कि वो किसी नए पर्सन को अपना लीडर बना सके। द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल एंड ऑन इक्वल बेसिस। और ये जो लोगों को चॉइस मिल रही है चूज करने की और इलेक्शंस में खड़े होने की, ये कैसे होनी चाहिए, इक्वल बेसिस पे होनी चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड जो 4th पॉइंट है जो कि हमारे लिए इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। तो मतलब कि ये जो चॉइस है लोगों के पास, जो लोग अपनी चॉइस का इस्तेमाल करके इलेक्शंस दे रहे हैं, इलेक्शंस में वोट दे रहे हैं, इस वोटिंग से, इस पूरे इलेक्शन से जो गवर्नमेंट निकल के आती है वो गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती कि जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले। ये गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन होती है कुछ रूल्स के द्वारा। ठीक है, ये जो रूल्स हैं ये कहाँ पे लिखे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर जो लिमिटेशन है वो कौन सेट करता है, सिटीजन्स के राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ऐसी चीजें हैं, रूल्स एंड सिटीजन के राइट, जो कि गवर्नमेंट को लिमिट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक बाउंड्री सेट करते हैं और इस बाउंड्री के बाहर गवर्नमेंट नहीं जा सकती। तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी कि हाँ आखिरकार जो राइट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। उसके बाद सेकेंड चैप्टर के लिए जो स्टेटमेंट है वो दी हुई है। इसमें लिखा है आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव्ड दैट फंडामेंटल राइट्स वर क्वाइट सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज। यहाँ देखो ये जो पेज है ये आपके सेकेंड चैप्टर का लास्ट पेज है, 30 जो पेज नंबर है। यहाँ पे सेक्शन है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। तो इसमें पूरा बताया हुआ है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तो सारे प्रोसीजर बताता है कि भाई देश में जो लोग देश को गवर्न करेंगे, रूल करेंगे, उनको किस तरीके से चुना जाएगा, तो वो प्रोसीजर बताता है। इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी बताता है कि किस पर्सन के पास कितनी पावर होगी, राइट, और क्या क्या डिसीजन वो पर्सन ले सकता है।
इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब हमें ध्यान देना है, जो कि हमारी स्टेटमेंट को पूरा करेगा, वो ये है कि इट पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजंस दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो सिटीजंस को कुछ ऐसे राइट देता है जिन राइट्स की वजह से गवर्नमेंट एक दायरे में आ जाती है और इस जो दायरा है इसके बाहर गवर्नमेंट नहीं जा सकती। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसे राइट देता है जिनको कि गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, और इस तरीके से इन राइट्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है उस पर लिमिट लगती है। इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई भी काम जो है वो इस तरीके से देखा जाएगा कि क्या वो जो गवर्नमेंट का काम है, एक्शन है, क्या वो कहीं फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप ले लेती है जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा, तो उस एक्शन को एक तरीके से हटा दिया जाएगा, उसको नल करार दे दिया जाएगा, मतलब कि फिर वो एक्शन को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक तरीके से गवर्नमेंट की लिमिट सेट करते हैं कि गवर्नमेंट को जो भी काम करना है करे, बट वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकती है। उसको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों के जो अधिकार हैं वो बने रहें। अब इसके साथ ही हमारी जो थर्ड चैप्टर की स्टेटमेंट है वो है एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू डैश एंड राइट टू बी डैश। तो थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्शन से रिलेटेड। अब यहाँ पे ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर 40 पे, जो पेज है आपकी बुक में, तो वहां पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक पर्सन को, हर एक सिटीजन को ये राइट देता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके और खुद भी वो एज रिप्रेजेंटेटिव चुना जा सके, मतलब कि वो इलेक्शंस में वोट भी दे सकता है और इलेक्शंस में वोट ले भी सकता है, वोट लेने के लिए खड़ा भी हो सकता है। अब आपको ये सेम चीज जो है पूरे चैप्टर को अगर पढ़ोगे तो बहुत बार आपको सेम चीज लिखी हुई मिलेगी, जो कि यही कहना चाहती है कि हर एक पर्सन इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है और इलेक्शन में वोट दे भी सकता है। तो अगर हम इस सेंटेंस को पूरा करें तो क्या होगा, एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड। देन चैप्टर 4 क्या है, इफ अ लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अप्रोच। अब यहाँ पे देखो, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है बुक की पेज नंबर 70 पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि we shall see in the next chapter that the citizens have a right to approach the courts to seek a remedy in case of any violation of their rights। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि उसके राइट का उल्लंघन हुआ है, उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। तो ये चीज मैंने डिटेल में डिस्कस की थी कि अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। मतलब कोर्ट का इसमें हमने रोल देखा था कि किस तरीके से लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट। बट अगर इसे अब हम अपने चैप्टर 5 से रिलेट करें तो हमें समझ आएगा कि हाँ, लोगों का अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो लोगों के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। सो अगर सेंटेंस को पूरा करें, इफ अ लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अप्रोच द कोर्ट। तो अभी ये सारे रेफरेंसेस पढ़ के, ये जितने भी हमने अभी स्टेटमेंट्स पढ़ी और चैप्टर में देखा कि फर्स्ट चैप्टर में वो चीज कहाँ पे थी, राइट। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमें समझ आया कि ये चैप्टर में कुछ बहुत नया या कुछ ऐसा नहीं होने वाला जिससे हम फेमिलियर नहीं है। राइट्स के बारे में हम पिछले 4 चैप्टर्स में डिस्कस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने ये चीज डिस्कस की है कि किस तरीके से एक डेमोक्रेसी में कुछ राइट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को लिमिट करते हैं, लोगों को और पावरफुल बनाते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सही से काम करे। डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल कौन है, जनता है। अब जनता अगर सेफ ही नहीं रहेगी, अगर जनता के पास कुछ राइट्स ही नहीं होंगे तो फिर जनता किस नाम की रूलर रह जाएगी। तो इस सेक्शन में अभी हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं और इसे और समझने की भी कोशिश की, हर एक पॉइंट को हमने समझने की भी कोशिश की है कि इसका क्या मतलब है। और अब जब आप हर एक फंडामेंटल राइट को पढ़ोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये सारी चीजें एक्चुअली फंडामेंटल राइट से किस तरीके से रिलेट कर रही हैं। सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रिजन इन ग्वांटानामो वे, तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे क्योंकि अभी इसको डिस्कस करने में हमारी वीडियो लगभग 10 मिनट की हो गई, तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो से एक फ्रेश टॉपिक के तौर पे हम जो हमारा केस स्टडी है उसको शुरू करेंगे।